शादी के जोड़े में नीलू ससुराल में अपना पहला कदम रखी रही थी कि उसकी सास शशिकला ने उससे कहा, बहू जल्दी पैर रख और सीधा रसोई में जा, घर के मेहमानों के लिए चाय बना ला। नीलू को शशिकला की ये बात बहुत बुरी लगी। उसके ससुर विनोद ने भी शशिकला को टोका, अरे रमेश की माँ, ये तुम क्या कह रही हो? अभी तो बहू ने ठीक तरह से घर को देखा भी नहीं। नीलू के पति रमेश ने भी अपनी माँ की बातों का विरोध किया और कहा, माँ अभी तो नीलू के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम इसे चाय बनाने के लिए कह रही हो? घर में कितने सारे मेहमान आए हुए। बेचारी शशिकला ने कभी इतने सारे लोगों के लिए एक साथ चाय भी नहीं बनाई होगी। तुम चाय हलवाई से भी तो बनवा सकती हो। तुम दोनों चुप रहो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मुझे पता है किससे क्या करवाना है। एक तो दहेज के नाम पर खाली हाथ आ गई, ऊपर से महारानी बनकर मेरे सर पर बैठेगी क्या? चाय तो इसे ही बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सबके लिए चाय बना दूंगी। नीलू ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, शशिकला उसे रसोई में ले गई। देख, ये है रसोई घर। अब तक मैंने इसे संभाला है, आज से इसे तुझे ही संभालना है। अब चल शुरू हो जा। नीलू शादी के जोड़े में ही बड़े से पतीले में सबके लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद उसने सबको चाय परोसी। सबको चाय देने के बाद वो अपने और रमेश के लिए चाय लेकर अपने कमरे में आ गई। मुझे माफ कर दो नीलू, माँ ने आते ही तुमसे काम करवाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, आखिर 2 दिन के बाद मुझे ही तो सब कुछ करना था ना, तो आज से ही सही। आप परेशान मत हो, हम दोनों साथ मिलकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। रमेश और नीलू चाय पीने लगे। नीलू ने चाय का पहला घूंटी पिया था कि उसे उसकी सास शशिकला की जोर से चीखने की आवाज आई। अरे ये तो माँ जी की आवाज है, क्या हुआ माँ जी को? नीलू और रमेश दोनों दौड़कर शशिकला के कमरे की तरफ भागे। वहाँ उन्होंने देखा कि शशिकला बुरी तरह से डरी हुई थी। डर के मारे उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। क्या हुआ माँ जी, आपने भूत देख लिया क्या? माँ क्या बात है, तुमने फिर से छिपकली देख ली क्या? छिपकली? हाँ नीलू, माँ को छिपकली से बहुत डर लगता है। रमेश ने शशिकला से कहा। बताओ माँ, कहाँ है छिपकली? शशिकला ने उंगली से दीवार की तरफ इशारा किया। वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। नीलू और रमेश ने देखा कि दीवार पर एक बड़ी सी छिपकली थी। नीलू ने हंसते हुए कहा, ये छिपकली आपका क्या बिगाड़ लेगी? छोटी सी छिपकली तो है, कोई डायनासोर थोड़ी ही है ना। नीलू ये मजाक का वक्त नहीं है, माँ को छिपकली से फोबिया है। रमेश और नीलू बात ही कर रहे थे कि तभी शशिकला डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ माँ, होश में आओ माँ, छिपकली भाग गई है। रमेश पानी के छींटे मारकर शशिकला को होश में लेकर आया। इसी बीच नीलू ने छिपकली को अपने हाथ से उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। नीलू को छिपकली से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। थोड़ी देर के बाद शशिकला को होश आ गया। छिपकली कहाँ गई? तुम डरो मत माँ, नीलू ने छिपकली को घर से बाहर भगा दिया है। अब घर में छिपकली नहीं है, तुम आराम करो। काफी समझाने के बाद शशिकला का डर खत्म हुआ और वो नॉर्मल हुई। शशिकला अपने कमरे में आराम करने लगी। रमेश और नीलू अपने कमरे में आ गए। ओहो, हमारी चाय तो ठंडी हो गई, मैं दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। नीलू रसोई घर में जाकर फिर से चाय बनाने लगी। चाय बनाते वक्त नीलू सोचने लगी, माँ जी को छिपकली से बहुत डर लगता है। अगर मैं छिपकली बन जाऊँ तो माँ जी मुझसे भी डरने लगेंगी और मुझे फालतू परेशान नहीं करेगी। लेकिन मैं छिपकली बनूंगी कैसे? काश मुझे कोई जादू आता। ये सब सोचते सोचते नीलू चाय बना लेती है और चाय लेकर अपने कमरे में आती है। रमेश और नीलू साथ मिलकर चाय पीने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद नीलू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। सारे रिश्तेदार नीलू की मुंह दिखाई करते हैं और बदले में उसे तोहफे देते हैं। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद नीलू बहू, खाना बनाकर सभी रिश्तेदारों को खाना खिला दे और खुद भी खाना खाकर जल्दी सो जा। कल सुबह सारे रिश्तेदारों की विदाई हो। सबके लिए सुबह उठकर तुझे खीर पूरी बनानी है। बेचारी नीलू शादी के पहले दिन ही सभी रिश्तेदारों को खाना बनाकर खिलाने लगी, लेकिन शशिकला ने उस पर भी नीलू को खरी खोटी सुना दी। तुझे तेरी माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? दाल ऐसे बनती है, न इसमें हींग का तड़का लगाया है और न लहसुन का, और सब्जी में तो कोई स्वाद है ही नहीं। ऐसा खाना तो किसी को भी अच्छा न लगे। सारे रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटवा दे। रमेश की माँ, बस भी करो। नई बहू से इतने काम करवाना और उसकी बुराई करना ठीक नहीं है। आप चुप रहो जी, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं मुझे पता है। नीलू बहू, तू जाकर सारे बर्तन धो दे। नीलू ने सारे बर्तन धोए और उसके बाद खुद खाना खाया। काफी देर हो चुकी थी। नीलू थक कर सो गई। सुबह सबके उठने से पहले वो उठ गई और सारे मेहमानों के लिए खीर पूरी बनाकर तैयार कर लिया। सबके उठने के बाद नीलू ने सारे मेहमानों को खाना खिलाया और उनकी विदाई की। अब सारे मेहमान जा चुके थे। नीलू ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। घर का सारा काम करना, यहाँ तक कि बाहर से फल सब्जी राशन लाना, सारे काम नीलू खुद करती। एक दिन नीलू सब्जी लाने बाजार गई। वो ढेर सारी सब्जियां और फल खरीदने लगी। रमेश को आम बहुत पसंद है, 1 किलो आम ले लेती हूँ, और बाबूजी को खरबूजे बहुत पसंद है, 1 किलो खरबूजा भी ले लेती हूँ। नीलू सबकी पसंद के फल और सब्जियां खरीद कर घर जाने लगी। रास्ते में उसे किसी ने आवाज दी।
बेटी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखी हूँ। नीलू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बूढ़ी औरत अपनी कपकपाती आवाज से उसे आवाज लगा रही थी। बेटी मुझे कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ अम्मा, ये सब आपके लिए ही तो है। नीलू ने सारे फल उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए। बूढ़ी अम्मा ने वहीं बैठकर सारे फल खा लिए। उसे सारे फल खाते हुए देखकर नीलू ने सोचा, लगता है अम्मा ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, तभी तो 1 किलो आम और 1 किलो खरबूजा एक साथ खा लिया। तूने सही कहा बेटी, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। अरे अम्मा, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे तो ये भी पता है कि तू अपनी सास से बहुत परेशान है और तेरी सास छिपकली से बहुत डरती है। क्या आप कोई जादूगर हो? सारी बातें आपको कैसे पता है? हाँ, तूने ठीक कहा बेटी, मैं एक जादूगर हूँ। मैं लोगों की इंसानियत की परीक्षा लेने निकली थी। जो भी उस परीक्षा में पास होता उसे मैं अपनी कुछ जादुई शक्तियाँ दे देती। तू उस परीक्षा में पास हुई है, इसलिए अब मैं तुझे अपनी कुछ जादुई शक्तियाँ दूंगी। बूढ़ी अम्मा बनी जादूगरनी नीलू को अपनी जादुई शक्तियों का कुछ अंश दे देती है। अब तू जिसका चाहे उसका रूप धारण कर सकती है। सच में अम्मा, क्या मैं छिपकली का रूप धारण कर सकती हूँ? हाँ, तू छिपकली बन सकती है और अपनी सास को डराकर काबू में कर सकती है, लेकिन तुझे छिपकली बनने से पहले अपने मन में 3 बार सोचना होगा कि मैं एक छिपकली हूँ। उसके बाद तू छिपकली बन जाएगी और वापस लड़की बनने के लिए तुझे अपने मन में 3 बार सोचना होगा कि मैं एक लड़की हूँ, तब तू लड़की बन जाएगी। ये सुनकर नीलू बहुत खुश हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। खुश रहो बेटी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नीलू भी अपने घर आ गई। उस दिन नीलू को घर आने में बहुत देर हो गई थी। शशिकला बहुत गुस्से में थी। कहाँ मर गई थी तू? हैं? तुझे पता है ना शाम हो चुकी है। मुझे शाम की चाय नहीं मिलती तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। एक दिन खुद ही चाय बनाकर पी लेती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। उस दिन नीलू ने शशिकला को पहली बार जवाब दिया था, जिसे शशिकला सहन नहीं कर पाई और वो एक मोटे डंडे से नीलू की पिटाई करने लगी। तभी नीलू ने अपने मन में 3 बार सोचा, मैं एक छिपकली हूँ, मैं एक छिपकली हूँ, मैं एक छिपकली हूँ। नीलू के 3 बार ऐसा सोचते ही वह छिपकली बन गई और शशिकला का डंडा जमीन से जा टकराया। शशिकला ने जैसे ही अपने सामने एक मोटी और बड़ी सी छिपकली देखी, उसकी जोर से चीख निकल गई। उस वक्त घर में शशिकला और नीलू के अलावा कोई नहीं था। अपने सामने छिपकली को देखकर शशिकला बुरी तरह से डर गई। वो अपने कमरे की तरफ भागी। उसके पीछे पीछे छिपकली बनी नीलू भी भागने लगी। शशिकला ने अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वो बेहोश हो गई। कमरे के बाहर छिपकली बनी नीलू शशिकला का इंतजार करने लगी, लेकिन शशिकला बाहर नहीं आई। इससे पहले कि रमेश या बाबूजी घर पर आ जाएं, मुझे अपने असली रूप में आना होगा। नीलू ने अपने मन में 3 बार सोचा, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ। ऐसा सोचते ही नीलू वापस अपने असली रूप में आ गई। थोड़ी देर के बाद रमेश और विनोद भी घर आ गए। नीलू बहू, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाबूजी, माँ तो कब से अपने कमरे में बंद है। मैंने कितनी बार कहा दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन वो बाहर ही नहीं आ रही है। तब रमेश खिड़की की तरफ से शशिकला के कमरे के अंदर आया और उसने कमरे का दरवाजा खोला। नीलू ने शशिकला के मुंह पर पानी के छींटे मारे और शशिकला को होश आ गया, लेकिन अपने सामने नीलू को देखकर शशिकला की हालत खराब हो गई। क्या हुआ माँ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? शशिकला ने नीलू की तरफ इशारा करके कहा, बहू छिपकली है। वो माँ, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये तुम्हारी बहू नीलू है, कोई छिपकली नहीं। तुम्हें तो सब जगह छिपकली दिखाई देती है। शशिकला की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया और नीलू मुस्कुराकर शशिकला को देखने लगी। उस दिन के बाद से शशिकला जब भी नीलू को परेशान करने की कोशिश करती, नीलू छिपकली बन जाती। नीलू को छिपकली के रूप में देखकर शशिकला की बुरी हालत हो जाती। शशिकला अब नीलू से बहुत डरने लगी थी। उसने नीलू को बेवजह परेशान करना छोड़ दिया। घर में जब कोई नहीं होता तब तो शशिकला नीलू के सामने ही नहीं जाती। इस तरह नीलू को शशिकला की बदमाशियों से मुक्ति मिल गई थी। सुलेखा बेटी, उठ जा, 4 बज गया है। थोड़ा सोने दो ना माँ। नहीं बेटी, ससुराल जाके सुबह के 4 बजे ही उठना पड़ेगा, तब क्या करेगी? उठ जा बेटी और जल्दी से घर की सफाई कर, उसके बाद नाश्ता बना। सुलेखा उठ जाती है और चुपचाप अपनी माँ की बात मानती है। ऐसे ही दिन बीतता रहता है और एक दिन सुलेखा के लिए शहर से एक रिश्ता आता है।
लड़के का नाम शुभम है। शुभम और उसकी माँ अपर्णा सुलेखा को देखने के लिए आते हैं और सुलेखा को देखते ही वो लोग पसंद कर लेते हैं। हमें सुलेखा बहुत पसंद है, हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। रिश्ता फाइनल हो जाता है। बिमला सुलेखा से कहती है, सुलेखा बेटी, जरूर पिछले जन्म में तूने कोई अच्छा काम किया था, इसीलिए आज तेरी शादी शहर में बड़े घर में हो रही है। हाँ माँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ससुराल का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटी, पहले दिन ही सबका मन जीत लेना होगा तुझे। हाँ माँ, मैं सबको खुश कर दूंगी। 1 महीने बाद सुलेखा की शादी हो गई। सुलेखा ससुराल चली गई। पहली रात को वो अलार्म लगा के सो गई। अगले दिन वो 4 बजे उठ गई और घर साफ करने लगी। ससुराल आने से पहले बिमला ने सुलेखा से कहा था, बेटी सुबह सुबह उठ के अपनी सास और ससुर को चाय बनाकर पिलाना, ये एक बहू का फर्ज होता है। इसीलिए घर साफ करने के बाद सुबह के 4:30 बजे चाय बनाकर अपने सास ससुर के कमरे में गई। वो दोनों तब सो रहे थे। माँ जी और पिताजी तो सो रहे हैं, अब क्या करूं, उन्हें बुलाऊं क्या? बहुत सोचने के बाद सुलेखा ने दोनों को बुलाया। माँ जी, पिताजी उठ जाइए, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाई हूँ। ये सुनकर दोनों उठ गए। उसकी सास अपर्णा ने परेशान होकर कहा, क्या बात है बहू, अभी तो अंधेरा है, इतनी जल्दी क्यों चाय लाई हो? वो मेरी माँ ने कहा था सुबह 4 बजे उठकर आपको चाय पिलाने के लिए। ओहो, ये तुम्हारा गांव है क्या? ये शहर है और शहर के लोग इतनी जल्दी नहीं उठते। हम सुबह 8 बजे तक सोते हैं, तुम भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। ये बोलकर दोनों सो गए। सुलेखा अपने ही मन में सोचने लगी, गांव और शहर में कितना अंतर है, मैं फालतू में चाय बनाकर ले आई। सुलेखा भी सो गई। सुबह के 8 बज गए और घर के सभी लोग उठ गए। उसके पति शुभम ने कहा, सुलेखा जल्दी से नाश्ता लगा दो, बहुत भूख लगी है। सुलेखा रसोई में गई। शादी से पहले उसकी माँ ने कहा था, सुन बेटी, आदमियों के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, इसीलिए पहले ही दिन नाश्ते में बहुत कुछ बनाना, गर्मा गर्म कचौरियाँ बनाना, वो खा के खुश हो जाएंगे। सुलेखा ने कचौरी बनाई और खाने की टेबल पर लाकर रख दिया। अरे ये क्या बनाई हो? क्यों माँ, कचौरी बनाई हो? अरे सत्यानाश, हमें सुबह सुबह तेल में तली हुई चीजें खिलाकर मारोगी क्या? बहू, हम शहर में सुबह सुबह ये सब नहीं खाते हैं। हाँ, हम तो ब्रेड टोस्ट, ऑमलेट, फ्रूट जूस ये सब खाते हैं, वो सब बना कर लाओ ना। तुम्हें तो शहर के कायदे कानून कुछ भी नहीं पता है, घर से सीख कर नहीं आई हो क्या? ये सुनकर सुलेखा को बहुत दुख हुआ। उसने अपने ही मन में सोचा, मेरी माँ ने मुझे जो कुछ भी सिखाया है वो सब गलत है क्या? इन लोगों को मेरा काम तो पसंद ही नहीं आ रहा है। सुलेखा रसोई में चली गई। उसके ससुर ने उसकी सास से कहा, अपर्णा, वो बेचारी शहर में पहली बार आई है, आज उसका पहला दिन है, उसके ऊपर चिल्लाओ मत, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अपर्णा ने कहा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि गांव की लड़की यहाँ फिट नहीं बैठेगी। कोई बात नहीं माँ, हम धीरे धीरे उसे सब कुछ सिखा देंगे, वो शहरी तौर तरीके सीख जाएगी। अरे सीखने में तो टाइम लगेगा, लेकिन आज शाम को मेरी सहेलियां बहू को देखने आ रही हैं, वो सब मॉडर्न हैं, उनके सामने मेरी प्रेस्टीज खराब हो जाएगी ना। अपर्णा चिंता में पड़ गई। वो दोपहर को सुलेखा के पास गई और बोली, सुनो, शाम को मेरी सहेलियां आ रही हैं, उनके सामने क्या पहनकर जाओगी तुम? साड़ी ही पहनूंगी माँ जी। सत्यानाश, ये गांव है क्या? यहाँ साड़ी पहनना मतलब ओल्ड फैशन है। ये लो मेरी कुर्ती, तुम इसे पहनोगी। कुर्ती देकर अपर्णा चली गई। सुलेखा ने सोचा, लेकिन माँ ने तो कहा था हमेशा साड़ी पहनकर रहना, पता नहीं माँ ने मुझे क्या सिखाया है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। शाम को अपर्णा की सहेलियां आ गई। अरे अपर्णा, कहाँ है तेरी बहू? आती ही होगी। बहू? सुलेखा कुर्ती पहनकर सबके सामने आई। नमस्ते, सबको नमस्ते। ये सुनकर सभी हंस पड़े। नमस्ते? क्या गवार है। हाँ अपर्णा, तेरी बहू दिखने में तो सुंदर है लेकिन गवार है। सुनो बहू, हमारे यहाँ नमस्ते नहीं करते, हेलो बोलते हैं और हाथ मिलाते हैं, लेकिन नमस्कार करना तो हमारा संस्कार है। ये सुनकर सभी चुप हो गए। सुलेखा को सपोर्ट करने के लिए उसके ससुर ने कहा, हाँ, बहू ने एकदम सही कहा, हम ज्यादा मॉडर्न होने के लिए हमारी संस्कार भूल रहे हैं, आज से हम एक दूसरे को नमस्कार ही करेंगे। ये सुनकर सभी ने एक दूसरे को नमस्कार किया। ससुराल में आने के बाद पहली बार सुलेखा के चेहरे पर मुस्कान आई। वाह, तुम्हारे संस्कार और स्माइल दोनों बहुत अच्छे हैं। हम सोच के आए थे कि तुम्हारे हाथ का पिज्जा खाएंगे, लेकिन आज तुम जो बनाकर खिलाओगी हम वही खाएंगे। मैं कचौरियाँ बहुत अच्छी बनाती हूँ और छोले की सब्जी बनाकर लाऊं? हाँ जरूर। सुलेखा खुश हो गई।
वो तुरंत रसोई गई और गर्मा गर्म कचौरियां और छोले की सब्जी बनाकर लाई। वो खाकर सभी उंगलियां चाटने लगे। वाह, ये तो मस्त है। सच में बहू, इतनी अच्छी कचौरियां मैंने कभी नहीं खाई। अब से हफ्ते में 3 दिन सुबह के नाश्ते में यही बनेगी। वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। सुलेखा की आंखों में खुशियों के आंसू बहने लगे। अपर्णा ने उसे गले से लगा लिया। बहू, तुम बेस्ट हो, बेस्ट। मैं तुम्हें शहरी कायदे कानून सिखा दूंगी। उसके बदले तुम मुझे अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाना। ठीक है माँ जी। सुलेखा के ससुराल में पहले दिन की शुरुआत कड़वी हुई थी, लेकिन अंत में उसने सबका दिल जीत लिया और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी।